हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल 2020 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका 1 महीने के बाद में लगभग आपका एग्जाम है। आखिरी का 1 महीना बाकी है दोस्तों, बहुत क्रूशियल टाइम है। बहुत सारी मैं समझता हूँ प्रेशर होता है, घबराहट होती है, क्या चीजें क्या करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा सिलेबस है, कंपटीशन बहुत वास्ट है। ऊपर से ये जो कट ऑफ्स अभी हमने देखी है 2019 की, इससे हमारी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो हम लोगों को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। जो यहाँ पर जिन्होंने पहले से एग्जाम्स दे रखे हैं, जो आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता होता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको बड़ी घबराहट हो जाती है कि इतनी कट ऑफ कैसे लेकर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी मैं एक कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 2019 की कट ऑफ, जो कि आपके पास में लगभग 624 नंबर गई है 700 में से, और आप सोच रहे हो कि इतने नंबर लाने के लिए तो हर एक पेपर में 200 में से 200 नंबर लाना जरूरी है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी तैयारी करो, पूरा दम लगाओ, कुछ भी मेहनत में कसर मत रखो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आपके पास में कट ऑफ आई है, ये वर्चुअल कट ऑफ है, ये रियल कट ऑफ नहीं है। अगर आप इसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर अगर निकाल देते हो यहाँ से, तो ये कट ऑफ लगभग लगभग 100 नंबर से ज्यादा तक भी नीचे जा सकती है। यानी कि आपकी कट ऑफ 520 के अराउंड जा सकती है, ठीक है। ये इसके अंदर देखो, प्रीलिम्स के भी अंदर आपके पास नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर मैथ्स में होता है, फिर इंग्लिश में होता है। 3 सब्जेक्ट 600 नंबर में आपके पास लगभग, आप देख सकते हो 2019 में मैं 100 नंबर का नॉमिनेशन मान सकता हूं, ठीक है। वेरी कर सकता है, कहीं 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। 2018 की बात करोगे तो वहां पर भी लगभग 40 से 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था वहां पर। तो जो कट ऑफ है, ये सारी की सारी नॉर्मलाइज कट ऑफ है, तो यहां से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, आपको अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में क्या आपके लिए स्पेशल होने वाला है? आज की इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल होने वाली है स्ट्रेटेजी, कि आप अपने तैयारी को आखिरी मंथ के अंदर कितनी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कितने अच्छे इफिशिएंसी के साथ में आप परफॉर्म करके एक अच्छा स्कोर वहां पर हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फोकस क्या रखना है? अपने रॉ स्कोर के ऊपर रखना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो आपके हाथ में नहीं है, वो एसएससी के हाथ में। तो उनके ऊपर ही छोड़ दो। आपका कर्म ये है कि आप अपने रो स्कोर के ऊपर फोकस रखो, उसको जितना बढ़ा सकते हो, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो करिए। नो डाउट दोस्तों, कंपटीशन बहुत टफ है, वैकेंसीज गिर गई है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टेंशन और प्रेशर से भागकर एकदम रिलैक्स भी नहीं होना है कि पढ़ाई से मुक्ति मिल गई है, ऐसा भी नहीं है। तैयारी में आपको कोई कसर नहीं रखनी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, कि आपको अपनी तैयारी के अंदर अब एक आखिरी महीने के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर होगा इस आखिरी मंथ के लिए, मैं आपको बोलूंगा, आपका मॉक टेस्ट देना। हर दिन लगभग कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन हो भी गई है, नहीं भी हुई है, आपका रिवीजन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आई डोंट माइंड कि आपके पास में आप अभी किस लेवल पर हो, लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। अब इस मॉक टेस्ट को आपको देना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। मॉक टेस्ट को देकर उसका एनालिसिस करके, आपकी चीजों के ऊपर वर्क करके, फिर अगर आप इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो तो आपके लिए फायदा होगा, वरना आपका मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को मैंने ये देखा है, वो मॉक टेस्ट दे देते हैं, लेकिन उससे जो उनको गेन करना चाहिए, जो इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहिए, उसके ऊपर वो लोग काम नहीं करते हैं, और उसकी वजह से उनका जो मार्क्स होता है वो बढ़ नहीं पाता है। कहने का मतलब यह है कि कई लोगों के मैसेज आते हैं, सर 130 नंबर ही आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, कोई बोलता है 110 नंबर आ रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वो जो इंक्रीज वाला जो फंडा है ना, वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो फंडा क्या है दोस्तों? कि आपके पास में आपने मॉक टेस्ट दिया आज, है ना। फिर उसके बाद में आपको लगभग कम से कम 1 घंटे तक उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस का वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन में डाल रहा हूँ, आप प्लीज इसको पूरा देख लेना, पूरा डिटेल्ड वीडियो है आपके पास में। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको एनालिसिस करना है, आपको जो रॉन्ग क्वेश्चन हो गए उनको तो आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना है, उनके ऊपर अप्रोचेस देखनी की डिफरेंट अप्रोच क्या हो सकती है इसके ऊपर। जो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में हुआ है और वो पॉसिबल है कि वो 10 सेकंड में किया जा सकता है, आपको उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है ना। इसके अलावा आपके पास में बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके लिए नहीं होगी, तो उसको आपको बुकमार्क करना, उसको आपको क्या करना, आगे चल के रिवाइज भी करना है। अब आपने पूरा पेपर दे लिया, आपको यही फोकस रखना है कि मेरी एक्यूरेसी हाई रहनी चाहिए और मेरे पास स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्पीड वाला फैक्टर आपका एक सब्जेक्ट का नहीं है, चारों सब्जेक्ट के ऊपर है, तो चारों को मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट में डिस्कस करूंगा। यहां पर मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपने मॉक टेस्ट दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है
सारी चीजों का कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है, ज्यादा टाइम लग गया है, दूसरी अप्रोच से किया जा सकता था, कौन सा क्वेश्चन अभी करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर ही होता है, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का, या फिर आपके पास में जीके का हो। मैथ्स के अंदर भी अगर एक कोई क्वेश्चन है जो 2 मिनट ले रहा है और एक क्वेश्चन है जो 10 सेकंड में हो रहा है, तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि जो इजी इजी नंबर है उनको फटाफट बटोर लो, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल के ऊपर जाओ, उनको बटोर लो, फिर बाद में जो टाइम बचता है तो डिफिकल्ट के ऊपर जाना है, बिकॉज वहां पर आपका क्या होने वाला है, टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपको इंप्रूव कैसे करना है, आपको इंप्रूव ऐसे करना है, आपने एनालिसिस करना है, ये चीजें निकालनी कि आप कहां पर लेक कर रहे हो, है ना। देखो अगर पूरा सिलेबस रिवीजन करने बैठ गए तो आपका 1 महीना पूरा रिवीजन में ही चला जाएगा, आपको पूरा रिवीजन में टाइम नहीं देना है, बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो आपको अपने एरियाज फाइंड आउट करने हैं कि मैं किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक्स के ऊपर क्या कर रहा हूँ, लैग कर रहा हूँ, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में आपको क्या करना है, मैंने एक पेनल्टी मेथड बता रखा था आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो मैं फिर से बता देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज आपने मैथ्स का अंदर क्वेश्चन किए और आपके अंदर मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, आपको आपके अंदर पता चल गया है कि यहाँ पर मुझे इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम गड़बड़ रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो पेनल्टी मेथड ये बोलता है दोस्तों कि आपने अगर आज आंसरेशन का वो टाइप गलत किया है, दोबारा से बुक खोलिए, 10-20 क्वेश्चन फटाफट से एक बार उसके आप लोग क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगली बार आपसे वो वाली गलती दोबारा से ना हो पाए। आ रही बात समझ में। वैसे ही आपको इंग्लिश में करना है, रीजनिंग में करना है और जीके के अंदर भी करना है, ठीक है। तो यहां से आप अपने आप को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। आपने अपने इन एरियाज के ऊपर वर्क करना है पेनल्टी मेथड के साथ में, और इनको इंप्रूव करना है। यही वो प्रोसेस है जो आपको क्या करेगी, आपके थ्रेशोल्ड को ब्रेक करेगी, 130 से 140 ले जाएगी, 140 से 150 ले जाएगी। जब ये प्रोसेस डेली होगी डेली होगी डेली होगी, तो 1 महीने में आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। आई बात समझ में। तो अपने आप को आपको ये वाली चीज और के ऊपर आपको स्टिक रखना है, अपने आप को पुश करते रहो, अपने आप को पुश करते रहो, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे चलता हूं मैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है जीके को लेकर, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जीके को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है कि सर इसमें क्या करें, कैसे करें। तो मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूं, आपको उस ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है, और अपना जो फोकस होता है वो उसी हिसाब से रखना है। सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर मैं रखूंगा आपके लिए करंट अफेयर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। जीके का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूं, आप प्लीज उसको देख लेना, काफी अच्छा वीडियो है, काफी मेहनत करके मैंने बनाया था, ठीक है। तो जीके के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा आपके पास करंट अफेयर, जिसके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल सकते हैं। आज से अभी से आप लोग डेली कम से कम आधा घंटा करंट अफेयर को देना शुरू कर दो, या 15 से 20 मिनट, जो भी आपके 15 से 30 मिनट तक का आपके पास में करंट अफेयर के ऊपर टाइम जाना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है। स्टैटिक पोर्शन में क्या आता है, स्टैटिक पोर्शन में वो सारी चीजें जैसे कि आपके पास में लूसेंट, अगर आप बुक्स से पढ़ते हो, तो अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपके पास में बहुत सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन ये कहाँ कहाँ हुए हैं, आपके पास में कौन सी चीज कहाँ है ना, और कौन सी मीटिंग कब हुई थी, इसके अंदर कौन कौन था। तो ये जितने भी इस टाइप की स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, चाहे ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, ये सारा स्टैटिक पार्ट है। इसके अलावा आपके पास में मिसलेनियस पार्ट भी होता है, ठीक है, जो आपको लूसेंट के जो बैक साइड के पेजेस है वहां पर मिल जाएगा। इनको अच्छे से आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। 10 से 12 क्वेश्चन आपके पास में लगभग करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन से आने वाला है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास में 3 सब्जेक्ट हैं। पहली प्रायोरिटी क्या हो गई, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक। फिर जब आप इसके बाद में सेकंड के ऊपर आओगे, तो सेकंड पे मैंने 3 सब्जेक्ट रखे हैं सेकंड स्टेज के ऊपर, वो है आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी। इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, जो क्वेश्चंस अभी तक हमसे ज्यादातर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है। फिर अगर थर्ड नंबर पे आओगे तो साइंस, और फोर्थ नंबर पे आपका इकोनॉमिक्स पड़ा हुआ है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुक्स की बात करूं तो आप अगर लूसेंट से देखो, मैं लूसेंट से पढ़ता था तो मैं लूसेंट को ही रेफर कर सकता हूं, क्योंकि वो काफी सही है, मैंने वहां से पढ़ा है। लूसेंट और करंट अफेयर हो गया आपके पास में, आप मॉक टेस्ट दोगे, और इसके अलावा अगर आप डेली के आप 100 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जीएस का वेटेज आपकी रैंक को डिसाइड करेगा। सिलेक्शन तो आपको मेंस दिलवाएगा, लेकिन आपकी जो रैंक अगर डिसाइड होगी तो वो जीएस से होगी, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में कोई स्कोप नहीं होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है, जीके के अंदर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो मॉक टेस्ट, लूसेंट की बुक, और आपके जो अगर आपके पास क्लास के नोट्स हैं या आपने कहीं से पढ़ा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एडप्ट कर सकते हो। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप नेमोनिक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। नेमोनिक्स से आप लंबे टाइम तक चीजों को रिटेन कर पाते हो, और जब रैपिड फायर ऑफ क्वेश्चंस होता है तो आपका दिमाग क्या होता है ना, आइडेंटिफाई कर लेता है नेमोनिक्स के थ्रू, हाँ इसका आंसर ये ही होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। आई बात समझ में। और एग्जाम के अंदर कभी भी आपको फालतू के तुक्के नहीं मारने, एक चीज का आप लोग
ध्यान रखना, फालतू का तुक्का नहीं मारना। जहां 50-50 हो जाता है कि दो ऑप्शन 100% एलिमिनेट हो चुके हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, बाकी आपको तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास में जीके की बात। और बाकी आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपके पास 25 क्वेश्चन डेली के आएंगे, और आपके पास में 100 क्वेश्चन मैंने बोल ही दिया आपको करना है। ये इतना जीके के लिए काफी है, बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिन के 2-3 घंटे अब आप दोगे तो ठीक रहेगा, 1 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। 2 या 3 घंटे डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास में आपकी क्या कैपेसिटी है जीके के अंदर, वो आपको खुद डिसाइड करना। मैं टाइम जस्ट एक एवरेज बता रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो हमको सबसे अगर मैं बात करूंगा इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट आज के टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी इजी हो चुका है। मैं अगर बोलूंगा तो सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट आज के टाइम पे इंग्लिश है, क्योंकि इसका कोई लेवल रखा ही नहीं जब से टीसीएस आया हुआ है। वही इजी इजी वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमबी पब्लिकेशन और प्लेन टू पैरामाउंट पर आप क्या करें, स्टिक रहें, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप एमबी के आगे जितना भी कंटेंट दे रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहे, और अपने जो सेट्स लगा रखे हैं उनको रिवाइज करें, नहीं लगा रखे तो उनको लगाना शुरू कर दें, है ना। 1 या 2 दिन के आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन टू पर अमाउंट को भी आपको सारे के सारे चैप्टर्स हैं उनको क्या करता है, उनको आपको रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, चीजों को बुकमार्क और हाईलाइट करते रहना, और उनको हो सके तो एक या दो A4 शीट के पेपर ले लेना। मैं क्या करता था, जैसे कि हमने वर्ब पढ़ा, हमने इसके बाद नाउन पढ़ा, या फिर हमने एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ लिया, अब पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे तो टाइम लग जाएगा। इसमें से 80% इंफॉर्मेशन आपको पता होगी, आपको चीजें आती होगी, तो जो 20% चीजें नहीं आती ना, उसको A4 शीट के पेपर पर लिख लो अलग से, ताकि आपका रिवीजन सिर्फ एक पेज पर हो जाए सारे के सारे। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अपने नोट्स को आप क्या कर लो, अब बिल्कुल क्रिस्प कर लो, बिल्कुल आप उनको शॉर्टन कर लो, वन लाइनर बना लो, कीवर्ड्स के साथ में उनको रिवाइज करना शुरू करो। पूरी की पूरी बुक्स रिवाइज करोगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ मैंने क्या बोला, एमबी पब्लिकेशन और प्लेन टू पैरामाउंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका मैथ्स का सब्जेक्ट। मैं ये मानता हूं कि आपने एक बार सिलेबस फिनिश कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आपका भगवान ही मालिक है ना। अगर सिलेबस ही फिनिश नहीं हुआ है तो फिर तो भगवान ही मालिक है ऑब्वियसली। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, एक तो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, उसके अंदर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से जो क्वेश्चन आपके पास गलत हो रहे हैं वो आपके पास पेनल्टी के अंदर जा रहे हैं, एक तो उनके ऊपर काम करना है। दूसरा चीज आपके पास में जो भी बुक्स अभी तक आपने, या आपने नोट्स वगैरह जो भी है आपने अभी तक रिवाइज किए होंगे, आपने फिनिश किए होंगे, उसमें आपके पास जो बुक मार्क क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने गोले लगा रखा है, उन क्वेश्चंस की वापस से दोबारा से प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये आपके वीक एरियाज हैं, ये आपको कभी भी एग्जाम में धोखा दे सकते हैं। इनके ऊपर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बुक मार्क क्वेश्चंस हो गए आपके पास में, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करना है। डेली का लगभग 20 मिनट आपको कैलकुलेशन करना है, रैंडम कैलकुलेशंस करनी है ना, किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आधी से ज्यादा मतलब मैक्सिमम कैलकुलेशंस आपके माइंड में क्या रहेगी, ऑलरेडी सेव रहेगी आपके पास में। एग्जाम में अगर वो कैलकुलेशन आ जाती है तो आपको माइंड में वहां पर सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता होगा इसका तो ये होता है आपके पास में। आ रही बात समझ में, तो ये कैलकुलेशन जो अगर आप डेली करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा डेली आपको क्या रिवाइज करना है, आधा घंटा कम से कम। अभी तक जितने भी चैप्टर्स में आपके पास थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, आपके पास में ट्रिपलेट्स होते हैं, आपके पास स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स, है ना, ये सारी जितनी भी चीजें होती है, इन सबको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से डेली के डेली रिवाइज करना है। बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे भी होते हैं जो आपका क्वेश्चन ओरली सोल्व करवा देते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आपने एक्यूमुलेट नहीं किया है एक जगह, तो प्लीज कर लो, और उसको क्या करो, डेली टू डेली रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, वरना आपको इसका जो होता है ना, कमियां आपको भुगतनी पड़ेगी इस चीज की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको अपने आइडेंटिफाई करने हैं वीक एरियाज और उनके ऊपर काम करना है। उसके लिए आपका पेनल्टी मेथड वर्क करेगा। कोई नई बुक अब आपको नहीं सोल्व करनी है, कुछ भी आपको नए की तरफ नहीं जाना। हाँ, लास्ट के 2 सालों के सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू, इनके अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो मैथ्स के, तो डेफिनेटली लगा लेना। रीजनिंग में भी लगा लेना, वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। मैथ्स के अगर लास्ट के 2 साल, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2 सालों में, आप सीपीओ के देखोगे, आप सीएचएसएल के देखोगे, लेकिन स्पीड रखना। अगर जो क्वेश्चन आपके पास में माइंड में हो सकता है उसके लिए पेन मत चलाना, जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा और कंसेप्चुअल हो उसके ऊपर आप पेन चलाना, है ना। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स को आप क्या कर दो, फिनिश कर दो। जो चीज आपको आती है उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, कि जो क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो और 10 सेकंड उसके लिए आइडल टाइम है, तो आपको वहां पर 8 सेकंड और 9 सेकंड में जाकर आपको कोई तोप नहीं मारनी है। आ रही बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और है, राकेश यादव की जो क्लास नोट्स की कॉपी है उसको जरूर रिवाइज कर लेना, वो काफी अच्छी है, काफी अच्छा कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है। राकेश यादव की क्लास नोट्स की कॉपी आती है,
उसको जरूर पढ़ लेना एक बार, वो काफी अच्छी है। ठीक है, ये मैथ्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, और आपके पास में जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे उनके क्वेश्चंस को भी आप क्या करना, या तो क्रॉप करके अपने पास में एक फोल्डर बना के अलग से सेव कर लेना, उनको भी रिवाइज करते रहना, क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ऑब्वियसली आपके पास 30 दिनों के अंदर मैथ्स के अंदर, है ना, तो उनको भी क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ओके, ये हो गया मैथ्स के बारे में। आगे चलते हैं, आपके पास में रीजनिंग का सेक्शन बाकी रहेगा। तो रीजनिंग के सेक्शन को अगर मैं बोलूंगा तो रीजनिंग आपके लिए फ्री के नंबर होते हैं, है ना, कम टाइम में आपके पास में ये एफर्ट होना चाहिए कि मैं 50 आउट ऑफ 50 ले लूं। यहाँ पर एक्यूरेसी और टाइम सबसे ज्यादा प्ले करता है रोल। ठीक है, अगर आपने रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर ले लिया तो आपको आगे वाले सेक्शंस में कॉन्फिडेंस फील होगा अंदर से, है ना। तो रीजनिंग को आपको बिल्कुल भी मार्क्स कटने नहीं देना है, सिली मिस्टेक्स से बिल्कुल बचना है। ठीक है, इसके लिए सिली मिस्टेक्स चाहे चारों सब्जेक्ट की हो, मैंने एक 1:3 फॉर्मूला बना रखा है, स्पेशली इंग्लिश और जीके के अंदर आपके पास में, और रीजनिंग के अंदर स्पेशली ये वाला जरूर काम आएगा। 1:3 का जो मैं आपके पास में लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, उसको भी प्लीज देख लेना। ठीक है, रीजनिंग के अंदर पिछले 2 सालों के आप जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे वो काफी है, पिछले 2 सालों के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाओगे काफी है, जैसे मैथ्स में लगा रहे हो, और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट दे ही रहे हो, तो इतना सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में आपके रीजनिंग के बारे में। अब दोस्तों बात आती है कि अब आपको अपना ये जो तैयारी है ना, जितनी मैंने अभी बताई है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों की तैयारी मात्र 60 से 70% होगी, तो बाकी का 30% 40% कहां पर गया? बाकी का 30% और 40% यहां पर गया दोस्तों कि आप एग्जाम को किस अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ अटेम्प्ट करते हो। आपको जितना आता है क्या आप उतना वहां पर डिस्प्ले करवा करवा पाते हो कि मुझे जितना आता है वो मेरा बेस्ट मैं वहां पर दे पाऊं, है ना, वो चीज। प्लस आपका माइंड सेट, यहाँ पर 1 महीना है, कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी हो सकती है, प्रेशर भी बिल्ड हो सकता है, ऊपर से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली से भी, कई लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को भी खोया है, अपने नियर बाय जिनको हमारे लव्ड वंस होते हैं उनको भी खोया है। तो अब इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको ऊपर आना पड़ेगा, अपने आप को हर रोज जब आप सुबह उठोगे तो सबसे पहला काम यही करना है, अपने दिमाग को एक मैसेज फीड करना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे इसको टालना नहीं है कि अगले साल कर लूंगा, फिर अगले साल कर लूंगा। अरे यार, हर दिन कंपटीशन आसमान छूता जा रहा है, कट ऑफ देख रहे हो कहाँ जा रही है, हालांकि ये वर्चुअल कट ऑफ है, लेकिन फिर भी कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, वैकेंसीज कम हो रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, अपने आप को बिल्कुल वीक मत होने देना, हर उस फैक्टर का ध्यान रखना जो आपको दुखदाई दे सकता है। जब आप कुछ काम करने जा रहे होते हो ना, तो आपको आपकी आत्मा से अंदर से आपको एक कॉन्शियसनेस अंदर से आवाज आती है कि यार मैं यहाँ पर लैग कर सकता हूँ, मैं वहां पर लैग कर सकता हूँ, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए। तो ये जो चीज है ना कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उनके ऊपर आप लोगों की एक वर्क करना, उनको आप फिक्सअप करना कि हाँ ऐसा भी हो जाएगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, वो हो गया तो वैसे कर लूंगा। जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे नींद की प्रॉब्लम थी सीजीएल मेंस के अंदर, तो मैंने पहले से प्लानिंग बना ली थी, रेड बुल लेकर आ गया था, चॉकलेट लेकर आ गया था, रात को नींद की टेबलेट लेकर आ गया था, वो सब कुछ मैंने कर लिया था कि बाई चांस नींद नहीं आई तो मैं ये सब काम करूंगा, और आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है, और अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा, बस अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज जरूर कर लेना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, हो सकेगा तो मैं आपको और वीडियोस बनाकर इसके लिए जरूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से तैयारी करें, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।